हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग ऑप्शंस की जो थ्योरी है उसके बेसिक को समझेंगे। लेकिन उसको शुरू करने के पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सेशन का उद्देश्य आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा है। एफएनओ में बिना सोचे समझे कॉल खरीद लेना, पुट बेच देना, ऐसे करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल को गंवाते हैं और वो एक्चुअली नहीं समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस हैं क्या और ये एक्चुअली इनको किस लिए इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। उस बात पर हम फोकस करेंगे। हमारा पूरा सेशन थ्योरेटिकल होगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें कि डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव होते हैं, तो डेरिवेटिव्स एक्चुअली होते क्या हैं। जैसा कि मैंने बोला, रेलेवेंस यही है कि आप चीज़ को समझते नहीं हैं बट आप उसमें कूद पड़ते हैं। आप मंथली ऑप्शंस को होल्ड करते हैं और आपको रात में नींद नहीं आती है जस्ट बिकॉज यू थिंक कि ओवरनाइट रिस्क है। कल मार्केट सुबह गैप डाउन खुल गया तो क्या होगा, कोविड आ गया, कोई ऐसे सिक्स सिग्मा इवेंट आ गया तो क्या होगा। सारे प्रॉफिट्स जो हैं आपके, वो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो उठ के कहीं चले जा रहे हैं। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हम बहुत सारी ट्रेड्स लेते हैं और हर ट्रेड में प्रॉफिट हम बहुत थिन करते हैं। और फिर वही बात है कि अल्टीमेटली हमको हमारे ब्रोकरेजेस और टैक्सेस और लॉसेस से प्यार हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं कि जो हमारा किडनैपर है वही हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये शुरू में मैंने अपने पर्सपेक्टिव को डालने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस को बताने के लिए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही मॉर्बिड तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे ऑप्शंस में प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑप्शन को समझ कैसे सकते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, ऑप्शन की थ्योरी क्या है, ये चीज़ क्या है, उस पर आज का ये वाला जो सेशन है वो हमारा फोकस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ऑप्शंस शुरू हुए जब, तो उनका उद्देश्य था एक तरीके से ये हेजिंग के पर्पज़ से आए। हेजिंग क्या होती है? हेज क्या होती है? जैसे हमारा घर होता है, ये हमारा घर है मान लीजिए, इसके चारों ओर हम हेजिंग करते हैं। चारों ओर हेजिंग, छोटे पौधों की झाड़ी होती है हेज, ऐसे घर के बाहर हेज होती है। बाउंड्री वॉल नहीं होती है वो। बाउंड्री वॉल कंप्लीटली प्रोटेक्ट्स योर हाउस, बट हेज छोटे जानवर नहीं आएंगे, छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली नहीं आएंगे, हल्का प्रोटेक्ट करती, कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं करता है हेजिंग आपको। तो ये बेसिकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का जो आविष्कार हुआ वो हेजिंग के लिए हुआ और बेसिकली इंश्योरेंस के तरीके से हुआ कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है तो मैं एक छोटा प्रीमियम पे कर दूंगा और फिर दैट प्रीमियम विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी फ्यूचर पॉसिबल क्रैश। तो एक तो हेजिंग के पर्पज़ के लिए और इंश्योरेंस के तरीके से यूज़ करने के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट शिकागो एक्सचेंज में सबसे पहले आए थे। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे कहानी के रूप में कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इसमें बेसिकली फंडा क्या है। मान लीजिए कि कोई गांव है, इसको रामगढ़ ले लेते हैं, जहाँ पे शोले फिल्म को फिल्माया गया था। रामगढ़ गांव की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे ज़मीन का दाम जो है वो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ है मान लीजिए। वहाँ पे एक रूमर आती है या न्यूज़ आती है, व्हाट्सएवर जो भी कहना है, कि हाईवे का एक प्रोजेक्ट आने वाला है और इससे ज़मीन का दाम 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना भी हो सकता है। उस गांव में 2 लोग रहते हैं, जय और वीरू, और दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि ये ज़मीन का दाम जो 1 लाख से 10 लाख हो सकता है, तो हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं। दोनों के पास ही 5-5 लाख रुपए हैं। जय के पास 5 लाख रुपए हैं और वीरू के पास भी 5 लाख रुपए हैं अलग से। हाँ, अब गब्बर उस गांव में रहता है जिसके पास 55 एकर्स ऑफ लैंड है उस गांव में, और ये जय और वीरू चाहते हैं कि हम गब्बर से ज़मीन को खरीद के कुछ पैसा बनाएं क्योंकि यहाँ पर गांव में हाईवे आने वाला है। अब हम देखते हैं कि दोनों ने अलग अलग अप्रोचेज अडॉप्ट की हैं और उसमें क्या क्या करते हैं दोनों। तो पहले जय का देखते हैं। जय गोज़ टू गब्बर एंड एक्सप्रेसेस इज विल टू बाई। वो उसने कहा कि मैं आपसे ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो गब्बर अग्री करता है अपनी 5 एकड़ ज़मीन उसको बेचने के लिए। 80,000 रुपये प्रति एकड़ पे दाम था, 1 लाख, लेकिन जय ने अच्छा बार्गेन किया और उसको बार्गेन के बाद ये 1 लाख की ज़मीन 80,000 रुपये में मिल गई एंड ही वॉज एबल टू बाई
चूँकि 5 ही लाख रुपए थे तो ही वॉज 8 × 40 छः एकड़ खरीद सकता है वो, 6 एकड़ भी खरीद सकता है क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपए हैं। तो ठीक है, उसने डिस्काउंट पे 20% पे करंट मार्केट प्राइस था उससे इसने 80,000 रुपये के हिसाब से ख़रीद लिया लैंड को और रख लिया। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश मार्केट का ट्रांजैक्शन है, बाइंग द अंडरलाइंग एट करंट मार्केट प्राइस। अंडरलाइंग यहाँ पर लैंड है, यहाँ पे अंडरलाइंग क्या है, लैंड है। तो लैंड को उसने करंट मार्केट प्राइस पर ख़रीद लिया, हम गए, हमने बार्गेन किया या नहीं किया दोनों ही स्थितियों में, और हमने कैश दिया और कैश लेके ख़रीद लिया। ये ज़मीन उसने 80,000 में ख़रीद ली। अब अगर हाईवे आता है और ज़मीन का दाम 1 लाख से 10 लाख हो जाता है तो उसको उसने ख़रीदी है 80,000 में और उसको वो चीज़ 10-12 टाइम्स में वो बेच सकता है। तो ये कैश मार्केट में उसने लिया और होल्ड कर लिया। जनरली जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं और अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं बार्गेनिंग वाला पार्ट छोड़ के, तो ये कैश एंड कैरी, CNC, कैश एंड कैरी, जो हम डिलीवरी लेते हैं स्टॉक्स की और होल्ड करते हैं और फिर जब प्रॉफिट होता है तब बेचते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ चीज़ हो गई, बाई लो सेल हाई। तो जय ने कैश में काम किया। तो वीरू का देखते हैं। वीरू गोज टू गब्बर एंड गिव्स हिम एन ऑप्शन। अब इसने यहाँ पर देखिए ऑप्शन वर्ड यूज़ किया। उसने कहा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। ही प्रपोजेज टू साइन एन एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग कंडीशंस। वीरू ने कहा कि मैं, चलिए हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, मैं तुम्हें टोकन अमाउंट दूंगा 10,000 रुपीज़ पर एकड़। कितना? 10,000 रुपीज़ पर एकड़ मैं तुम्हें टोकन दे दूंगा एडवांस, बयाना, और एक एग्रीमेंट साइन कर लूँगा कि ये ज़मीन तुम मुझे ही बेचोगे। बाई पेइंग द एडवांस ही विल हैव द ऑप्शन टू बाई द लैंड। मतलब बेसिकली ही इज़ बाइंग एन ऑप्शन। वीरू इज़ बाइंग एन ऑप्शन टू बाई द लैंड इन 1 ईयर। समय की मियाद कितनी है, मतलब मियाद कितनी है, 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर ही उसका हक बनता है कि वो ज़मीन को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ में, नीचे आएगा अभी, टिल 1 ईयर ही में बाई द लैंड एट एनी टाइम एट रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ पर एकड़। तो वो 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए में कभी भी ये ज़मीन खरीद सकता है। इसने बार्गेन नहीं किया और उसके लिए वो एडवांस में टोकन अमाउंट दे रहा है 10,000 रुपीज़। और अगर उसने 1 साल में ये ज़मीन नहीं खरीदी तो ये 10,000 रुपीज़ लैप्स हो जाएंगे। गब्बर को इसको वापस नहीं करना पड़ेगा, वीरू को। इन एनी केस द एग्रीमेंट, हाँ, ही विल हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट बाइंग द लैंड ऑल्सो। यस ऑब्वियसली उसने 10,000 रुपये दिए हैं, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो ज़मीन को 1 लाख रुपये में खरीदे 1 साल के अंदर या ना खरीदे। इन एनी केस द एग्रीमेंट विल एक्सपायर एट द एक्सपायरी, यहाँ पे एक्सपायरी शब्द को हाईलाइट किया है, ऑफ 1 ईयर टाइम पीरियड। तो 1 साल के टाइम पीरियड के बाद किसी भी स्थिति में एग्रीमेंट जो है एक्सपायर कर जाएगा। उसके बाद गब्बर के ऊपर कोई वायलेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द वीरूज माइंड। वीरू के माइंड में क्या चल रहा है? बाई पेइंग द टोकन अमाउंट ही हैज़ बॉट द ऑप्शन, जो हमने बात की, उसको एक ऑप्शन मिल गया। अब उसने एक ऑप्शन को बाई किया टू बाई द लैंड एट अ फिक्स्ड प्राइस दैट इज 1 लाख रुपीज़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ही हैज़ द टाइम इनफ टू सी वेदर द हाईवे प्रोजेक्ट इज कमिंग और नॉट। अब उसके पास 1 साल का टाइम है ये देखने का कि हाईवे का प्रोजेक्ट आ भी रहा है कि नहीं। अगर वो ज़मीन लास्ट में नहीं खरीदता है तो प्रति एकड़ उसका जो 10,000 रुपीज़ था वो उसका लॉस होगा, वो लैप्स हो जाएगा। इफ़ द प्रोजेक्ट डजंट कम अप ही इज़ रेडी टू फॉरगो द टोकन अमाउंट दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। उसके पास, उसको 50 एकड़ ज़मीन खरीदनी है, 10,000 रुपीज़ के हिसाब से उसने 5 लाख रुपए का दांव खेला कि ये मैं अपफ्रंट टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ, और अगर ये मैंने ज़मीन नहीं खरीदी तो ये मेरा पैसा तो पूरा का पूरा गब्बर के पास चला जाएगा। इफ़ द प्रोजेक्ट कम्स अप ही मे टेक एडवांटेज फ्रॉम अदर पीपल। वो दूसरे लोगों के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई 10 लाख रुपए की ज़मीन हो गई है, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट पे दूंगा, और गब्बर को वो पे कर देगा। बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके पैसे को पूल करके, क्योंकि मान लीजिए अगर ज़मीन 10 लाख की है, 10 लाख की है और वो उसको बाकी लोगों को 8 लाख में या 9 लाख में बेचता है, अगर वो 8-9 लाख में, 7 लाख में बेचता है, तो बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो उसको पैसा देंगे वीरू को, और वीरू उसको पैसा देगा गब्बर को, क्योंकि उसके पास 1 साल का टाइम है उसके पास एक्सपायरी के पहले। सो दिस इज सैम्पल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें क्या क्या है कि जो उसने टोकन अमाउंट दिया है 10,000, इसको हम लोग ऑप्शन की अपनी टेक्निकल भाषा में इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। जो उसने 1 साल का ड्यूरेशन रखा है, इसको हम लोग ऑप्शन की ड्यूरेशन बोलते हैं। टिल 1 ईयर ही हैज़ अ लैंड, और ये 1 लाख रुपए के प्राइस पे जो डील सेट हुई है, इस 1 लाख को हम लोग ऑप्शन की भाषा में स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। एंड ही विल हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट बाइंग द लैंड ऑल्सो, दैट्स ओके।
और 1 साल का जो समय है वही उसकी एक्सपायरी है। तो ये एग्रीमेंट जो है इस तरह से, ये शब्द जो हैं इस कहानी में इस तरीके से फिट होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पेमेंट फ्रॉम वीरू टू गब्बर इंश्योर्स दैट वीरू हैज़ अ राइट एंड गब्बर हैज़ एन ऑब्लिगेशन। वीरू के पास ये राइट है, ये ऑप्शन है वीरू के पास, ऑप्शन बाई किया उसने कि आई विल हैव द ऑप्शन टू बाई द लैंड इन 1 ईयर एट 1 लाख रुपीज एंड फॉर दैट आई एम पेइंग यू। और उसके पास ये ऑप्शन है कि ही कैन कॉल ऑफ द डील, बट ये ऑप्शन गब्बर के पास नहीं है। गब्बर की ऑब्लिगेशन है, उसको डील को अगर 1 साल में होती है तो पूरा करना है, उसको डिलीवरी देनी है लैंड की, और वीरू के पास ये राइट है उसकी डिलीवरी लेने का स्ट्राइक प्राइस पे, एक्सपायरी के पहले, और बस 1 लाख रुपए देके। लैंड इज देयरफॉर अंडरलाइंग है, वो हमने बोला, और इस एग्रीमेंट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। वैसे रियल लाइफ में जैसे हम डिस्टेंस देखते हैं, जो फिजिक्स के लोग हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे, डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्पीड। तो स्पीड हमारा डेरिवेटिव है, और स्पीड को फिर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट अगर इसको डिस्टेंस है तो ये वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी को फिर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, अगर रियल लाइफ में इसको हम अगर परसीव करना चाहें तो एन एग्रीमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज कॉल्ड एन ऑप्शंस एग्रीमेंट। और गब्बर हैज़ रिसीव्ड द एडवांस, गब्बर को एडवांस मिला, उसने प्रीमियम रखा है, इसलिए गब्बर जो है ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर है ऑब्वियसली, क्योंकि वीरू ने ऑप्शन को बाई किया है। तो जिसने प्रीमियम दिया है वो ऑप्शन बायर है, और जिसने प्रीमियम लिया है वो ऑप्शन सेलर है। इन अदर वर्ड्स, since this agreement is called an options agreement, वीरू कैन बी कॉल्ड एन ऑप्शंस बायर एंड गब्बर इज द ऑप्शन सेलर। सेलर को राइटर भी कहते हैं, तो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन राइटर एक ही बात है। और ऑप्शन सेलर हैज़ द राइट हैज़ हायर ऑर्डर्स। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स बताती है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसको हायर ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम होता है जो धीरे धीरे डिके करता जाता है, और जैसे जैसे टाइम का डिके होता जाता है जो डील है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में आती जाती है। वो हम कई तरीके से समझ सकते हैं उसको, वो थोड़ा सा इसके बाद में कभी नेक्स्ट किसी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। द डायरेक्शनल व्यू हैज़ टू पैन आउट बिफोर द एक्सपायरी डेट एज द ऑप्शन विल एक्सपायर वर्थलेस। हाँ, ये बात भी हम आगे भी समझेंगे कि डायरेक्शनल व्यू उसका ये है कि जैसे ये भाव है तो वो ये समझ रहा है कि ये है टिपिकली कि इस भाव के ऊपर अगर ज़मीन का भाव गया 10 लाख 20 लाख तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के नीचे अगर भाव नहीं बढ़ा उस समय के अंदर तो ये वाला लॉस, ये पॉइंट है, ये लॉस पीछे कितना भी टाइम हो ये वाला लॉस हमको होता जाएगा। कितना भी ज़मीन का भाव गिरे उसको लॉस केवल होगा वीरू को 10,000, क्योंकि उसने 10,000 ही पे किए हैं और वही लैप्स होंगे। जरूरी नहीं कि अगर ज़मीन गिर के ज़मीन का भाव 1 लाख के बजाय 50,000 हो जाए तो उसको 50,000 में खरीदना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी तो है नहीं। उसके पास 10,000 रुपये देकर एक ऑप्शन है, वो 50,000 में खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि लॉस में ज़मीन कौन खरीदेगा। अब इसको LIC के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि हम एक पॉलिसी बायर के रूप में हम लोग एक ऑप्शन बायर होते हैं। LIC हमें एक ऑप्शन बेचता है तो वो ऑप्शन सेलर होता है। हम प्रीमियम LIC को हर साल देते हैं और LIC हमसे हर साल प्रीमियम लेता है। तो जो प्रीमियम ले रहा है वो ऑप्शन राइटर है और हम ऑप्शन बायर हैं। प्रीमियम पेड बाय द बायर इज अ प्रीमियम इन ऑप्शन एग्रीमेंट। जैसे वहाँ पर प्रीमियम होता है वैसे ही LIC वाले एग्जाम्पल में भी प्रीमियम होता है। तो ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया से एक परिभाषा निकाल ली है ताकि आप वर्बैटिम पढ़ सकें। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट गिव्स इट्स ओनर द राइट टू बाई अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट अ प्राइस विद इन अ पीरियड। तो क्या क्या चीज़ें हैं? सिक्योरिटी यानी कि लैंड, इस एग्जाम्पल में प्राइस, स्ट्राइक प्राइस 1 लाख रुपए जो था, सर्टेन टाइम 1 साल था। तो इसको खरीदने का अगर हमको राइट लेते हैं तो वो एक हमारा टिपिकल कॉल ऑप्शन है। तो ये जो खरीद रहा है वीरू, ये कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है। कॉल ऑप्शन की परिभाषा के हिसाब से देख रहे हैं तो ये वही वाला ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया था, ऐसे जाके ऐसे वाला। तो कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है हमारा वीरू। ये बात क्लियर हो गई कि कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है। अब कॉल ऑप्शन बाई करने में बात ये है, जैसे इसमें एक ब्रेक इवन प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस है और ये अंडरलाइन का प्राइस है। जैसे कि ये ज़मीन का दाम इस समय मान लीजिए ये ज़मीन 1 लाख रुपए की है और उसको लग रहा है कि ज़मीन ये यहाँ पर आगे कोई 10 लाख रुपए की हो जाएगी मान लीजिए ज़मीन। तो ये उसने प्रीमियम इतना पे कर दिया है, इतना तो 10,000, और 1 लाख की तो ज़मीन ही है। तो या 1 लाख के ऊपर
ब्रेक इवन 1 लाख यहाँ तक है और 10,000 और जो उसने दिया है प्रीमियम के रूप में, तब उसका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा है 1,10,000। यहाँ के बाद उसका प्रॉफिट स्टार्ट होगा क्योंकि ज़मीन 1 लाख की है और वो 10,000 दे चुका है, तो उसका टोटल उसकी लागत तो इतनी आई गई है। मतलब ज़मीन का दाम कम से कम 1,10,000 के ऊपर आएगा तब वो प्रॉफिट में आएगा वीरू, और जब ज़मीन का दाम 10 लाख आ जाएगा तो वो प्रॉफिट उसको इतना पूरा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट ऊपर की तरफ ऊपर प्रॉफिट है और नीचे की तरफ लॉस है। इन केस दूसरे केस में अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आता है तो ये उसका मैक्सिमम लॉस है जो उसने प्रीमियम पे किया है, यही 10,000 उसका लॉस रहेगा। इसी को मनीनेस कहते हैं। तो जैसे हमारा कॉल ऑप्शन था अभी, तो कॉल ऑप्शन के केस में अगर स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइन के प्राइस से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इन द मनी, ऑप्शन इज इन द मनी। वो एग्जांपल ये वाला है, एक सेकेंड। तो अगर हमारे अंडरलाइन का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, हाँ ये अंडरलाइन का प्राइस यहाँ कहीं है और स्ट्राइक प्राइस हमारा ये है, और स्ट्राइक प्राइस हमारा यहाँ पर है, 1 लाख पर है। 1 लाख पे हमने अपना तय किया सौदा और ये 80,000 है। 1 साल बाद, 1 साल बीत गया और ज़मीन का दाम 80,000 रुपये हो गया, किसी कारण से घट के प्रोजेक्ट नहीं आया और कुछ हो गया और उससे कम हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्शन इन द मनी है। फिर से, इफ़ द स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द अंडरलाइंग प्राइस द ऑप्शन इज इन द मनी, सॉरी। तो स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन अंडरलाइंग प्राइस, तो अंडरलाइंग का प्राइस यहाँ पर 80,000 है और स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो ये तो आउट ऑफ द मनी हो गया। उल्टा होता अगर यहाँ पे 1,20 पे होता, अगर मान लीजिए कि हमारा उस समय क्या कहते हैं कि अंडरलाइन का प्राइस हमारा 1,20 होता, क्या 10 लाख ही होता जो हमने एग्जांपल में रखा था, तो 10 लाख हमारा 1 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो इन द मनी हो गया। और इन द मनी में कॉल ऑप्शन में आपको फ़ायदा होता है, तो आपका अंडरलाइन का प्राइस ज़्यादा होने पे ही फ़ायदा होगा। इसका उल्टा हो जाए कि आपका अंडरलाइन का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाए तो आपको लॉस होगा, यानी कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी में हमको लॉस होता है, और एट द मनी में भी लॉस होता है ड्यू टू द शॉर्टफॉल डन बाई ब्रेक इवन। ये जो छोटा वाला लॉस होता है क्योंकि हमने 10,000 रुपये उसको शुरू में ही एडवांस में दे दिए थे। तो ब्रेक इवन हमारा होगा 1,10,000 पे, और जब हमारा अंडरलाइन का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहेगा, मतलब 10 लाख हो जाएगा हमारा अंडरलाइन का प्राइस और स्ट्राइक प्राइस हमारा रहेगा 1 लाख। स्ट्राइक प्राइस तो फिक्स रहता है, अंडरलाइन का प्राइस चेंज होता रहता है। तो जब हमारा स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइन का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो हम बोलेंगे हमारा ऑप्शन इन द मनी चला गया है। इसका उल्टा अगर हो तो हम उसको बोलेंगे आउट द मनी चला गया, और ATM पे भी हमें लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस ब्रोकरेज और द प्रीमियम और द एडवांस अमाउंट दैट द वीरू हैज़ पेड। तो आई होप कि इस कहानी के माध्यम से आपको बेसिक चीज़ें पता हुई होंगी कि ऑप्शंस कहते किसको हैं। एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में एक ऑप्शन होता है टू बाय द लैंड और टू सेल ऑल्सो, वो तो हमारा फिर पुट ऑप्शन हो जाता। लेकिन जिस एग्जाम्पल को हम लेके आज चलें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, तो हमने कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी अंडरलाइन को फ्यूचर में किसी तारीख के पहले बाई करने का, एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बाई करने का राइट बाई करता है। ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट कहते हैं। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।